Welcome everyone to day 3 of chapter 2 Principles of Management. So let's see कि डे 2 में हमने क्या पढ़ा था. डे 2 बहुत बड़ा था वीडियो वाइज. उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस भी हुए थे. पहला सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड दूसरा सर हेनरी फोर्ड के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. इसको आई होप आपने अच्छे से देखा होगा. आज का टॉपिक देखते हैं. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर. स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले F.W. टेलर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, देख लेते हैं. F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, इनका जन्म USA में हुआ था. इनकी पहचान बनी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाकर. स्टूडेंट्स, इन्होंने जो अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट दिए, टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स दी, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे. बाद में इन्होंने एज एन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट काम भी किया. वहाँ पर फैक्ट्री लेवल पे उन्होंने चीज़ें देखी भी, समझी भी. उसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और काम अपना करना स्टार्ट किया. ड्यूरिंग दिस उन्होंने बहुत जगहों पे काम भी किया और साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी दिए, जो कि 1911 में पब्लिश हुए. इन्होंने एज एन एग्जीक्यूटिव काम किया मिडवेले स्टील कंपनी में. उसके बाद बेथलेम आयरन कंपनी में काम किया. फिर ये प्रोफेसर बने टक स्कूल ऑफ बिजनेस में. देन इनको अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स का प्रेसिडेंट भी चुना गया. इस पूरे दौरान उन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को दिया. इनका कंट्रीब्यूशन मेन प्रिंसिपल और टेक्निक्स में रहा, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट पे बेस्ड है. स्टूडेंट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या? टेलर ने जो फैक्ट्री लेवल पे काम किया, उन्होंने वहाँ पे देखा और पाया कि साइंटिफिक मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रोडक्शन में. और इन जो साइंटिफिक मेथड्स को था, उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से नोट करके कॉइन किया, यानी कि उसको दिया. तो देख लेते हैं कि ये टेक्निक्स कौन कौन सी हैं. आज का टॉपिक हमारा सिर्फ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पर है. पहला जो टेक्निक इन्होंने दिया वो था फंक्शनल फोरमैनशिप. स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि बॉटम लेवल मैनेजमेंट में फोरमैन काम करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो वर्कर से डील करते हैं. और पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बॉटम लेवल मैनेजमेंट यानी कि फोरमैन की ही होती है. टेलर ने इसीलिए 8 स्पेशलिस्ट को, यानी कि उन्होंने 8 स्पेशलिस्ट क्लर्क्स को चुना इस काम के लिए. देखते हैं कैसे. स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देख सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री में सबसे ऊपर फैक्ट्री मैनेजर है और टेलर ने सेपरेट कर दिया प्लानिंग फंक्शन को और प्रोडक्शन फंक्शन को. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए प्लानिंग इंचार्ज और दूसरे साइड में प्रोडक्शन इंचार्ज. अब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस फंक्शनल फोरमैनशिप का, इसके नीचे देखिए प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 स्पेशलिस्ट हैं, प्रोडक्शन और इंचार्ज के नीचे भी 4 स्पेशलिस्ट हैं. इन्हीं टोटल 8 स्पेशलिस्ट की बात की गई थी फंक्शनल फोरमैनशिप में. हम देख लेते हैं सबसे पहले प्लानिंग इंचार्ज के नीचे. हम इनके फंक्शंस भी डिस्कस करते रहेंगे. सबसे पहले है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. स्टूडेंट्स, ये जो फोरमैन है या स्पेशलिस्ट है, वर्कर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं उसको ड्राफ्ट करते हैं. दूसरा आए रूट क्लर्क. रूट क्लर्क किसी भी प्रोडक्शन का रूट डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्शन कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है. थर्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. इनका काम क्या है? ये लोग टाइम और कॉस्ट शीट बनाते हैं, यानी कि प्रोडक्शन को करने में कितना टाइम लगा और जो आउटपुट बना उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, वो इनका काम है. फोर्थ, नाम से ही आप समझ गए होंगे, डिसिप्लिनरियन. इनका काम क्या है? ये इंश्योर करते हैं कि सारा काम डिसिप्लिन से हो. ये 4 स्पेशलिस्ट प्लानिंग इंचार्ज के अंडर काम करते थे. दूसरा इंचार्ज था प्रोडक्शन इंचार्ज.
इनके अंडर भी 4 स्पेशलिस्ट दिए गए। हम देख लेते हैं और इनके फंक्शंस भी साथ में देखते चलेंगे। सबसे पहले स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का काम था कि ये चेक किया जाए, ये देखा जाए कि सारा काम टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट हो। दूसरा गैंग बॉस, इनका काम था कि जितने भी मशीन्स और टूल्स हैं वो काम करने के लिए रेडी रहें, यानी कि वर्कर्स उनको रेडी पाएँ काम करने के लिए। थर्ड रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का क्या काम था कि जितने भी मशीन्स हैं और टूल्स हैं वो अच्छे कंडीशंस में काम कर रही हों, ये इनका था। सबसे लास्ट में इंस्पेक्टर, इनका नाम भी आप खुद ही सोच सकते हैं, इंस्पेक्टर हैं तो ये कुछ चीज़ चेक करते होंगे। ये क्या चेक करते थे कि जितना भी वर्क हुआ है उसकी क्वालिटी एकदम सही है, यानी कि दे इंश्योर्ड कि क्वालिटी ऑफ वर्क सही है। इसी तरह फंक्शनल फोरमैनशिप में दोनों चीज़ों को अलग कर दिया गया, यानी कि प्लानिंग का काम और प्रोडक्शन का काम अलग दे दिया गया अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द वर्कर्स, कैपेबिलिटीज़ ऑफ द स्पेशलिस्ट। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इनको देख भी लेते हैं। अंडर दिस देयर वाज अ फैक्ट्री मैनेजर एंड जिसके नीचे 2 लोग और थे, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। टेलर ने क्या प्रपोज किया, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये आपका 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए और 8 स्पेशलिस्ट को काम देना चाहिए, असाइन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। जितने भी वर्कर्स हैं आप देख सकते हैं डायग्राम में, सारे वर्कर्स इन 8 स्पेशलिस्ट से इंस्ट्रक्शंस लेंगे, ऑर्डर्स लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा टेक्निक दिया था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टूडेंट्स, टेओल के हिसाब से किसी भी मेथड ऑफ प्रोडक्शन को एग्जामिन करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स फॉलो होने चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने बात भी की थी कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड था। तो यही चीज़ टेलर ने कहा कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो भी है उसको एग्जामिन करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स फॉलो होने चाहिए और जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है, यानी कि जो भी बेस्ट चीज़ है उसको करते रहना चाहिए और उसमें से आगे जाके स्टैंडर्ड्स बना देने चाहिए, यानी कि जो बेस्ट चीज़ होगी उसको एज एन स्टैंडर्ड रख दें ताकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को फॉलो कर सके। ओके, अब ये स्टैंडर्ड्स तैयार कैसे होंगे हम अभी आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टेक्निक ही है। इन सारे स्टैंडर्ड्स को टेलर ने वर्क स्टडी, यानी कि वर्क स्टडी के एक्सपेरिमेंट्स को करके पाए थे। ये क्या है हम अभी आगे पढ़ेंगे। यानी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स एज बेंचमार्क। मैंने बात किया ना कि जो भी एग्जामिन किया जाएगा मेथड ऑफ प्रोडक्शन वो साइंटिफिक वे में होगा और उसको रिफाइन करके अच्छा करके उसको एज एन स्टैंडर्ड बना देंगे। वो स्टैंडर्ड कहीं पे भी हो सकता है, प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड्स एक्सेट्रा। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। सेकेंड कॉन्सेप्ट था सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ वेराइटीज, साइजेस ऑफ प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, होता है क्या है, आप कई कंपनियां देखते होंगे। मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ टी कंपनी का। टी कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, बेचते हैं, वो सिलेक्टेड साइज़ ऑफ पैकेट्स में बेचते हैं। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम का पैक, 200 ग्राम का पैक, उसके बाद 500 ग्राम, 1 किलो और 5 किलो के पैक। यानी कि उन्होंने वैरायटीज़ जो कि आप बेचते वक्त अपने पैकेट्स की रख रहे हैं। मैंने कहा ना सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कहीं भी हो सकता है, यहाँ मैंने एग्जांपल लिया वैरायटीज़ ऑफ साइज ऑफ पैकेजेस। तो अब उन्होंने अननेसेसरी जितनी भी डाइवर्सिटी थी उसको एलिमिनेट कर दिया। फॉर एग्जांपल 300 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, है ना, 1500 ग्राम, 2 किलो, इन सबको अवॉइड कर दिया, इन सबको एलिमिनेट कर दिया। हुआ क्या, इससे होगा क्या, इसको एलिमिनेट करना क्यों ज़रूरी है, सिंप्लीफाई रहना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे जो भी कॉस्ट ऑफ लेबर, आप लास्ट टाइम में देखिए लिखा हुआ है, इट रिजल्ट्स इन सेविंग, यानी कि बचत होती है। किस में बचत होती है? कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल्स। अगर अननेसेसरी
डाइवर्सिटी होगा, मेरे एग्जांपल में आप पैकेट्स का ही ले लीजिए, तो क्या होगा, अननेसेसरी अलग अलग साइज़ के पैकेट बनाने के लिए अलग अलग मशीन्स चाहिए होंगी, अलग अलग लेबर्स में काम करेंगे, तो क्या होगा, कंपनी का खर्चा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंपनी की कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ती चली जाएगी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद वर्क स्टडी का कॉन्सेप्ट दिया था। अभी मैंने पिछली टेक्निक में ही बात किया कि जो भी साइंटिफिक मेथड्स टेलर ने दिए वो सारे वर्क स्टडी के थ्रू ही दिए, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए वो सब वर्क स्टडी के थ्रू ही बनाए। और ये सारे वर्क स्टडी इनका मेन काम क्या था कि बेस्ट पॉसिबल वे फाइंड करें गुड्स को प्रोड्यूस करने का, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो। अब इस वर्क स्टडी में क्या क्या था, इसमें कुछ पॉइंट्स थे, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। स्टूडेंट्स आइए क्विकली हम देख लेते हैं इन चीज़ों के बारे में, इन स्टडीज़ के बारे में। पहला, मेथड स्टडी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, यानी कि स्टूडेंट्स कोई भी काम करने का कोई तरीका, बहुत तरीके होते हैं। मेथड स्टडी क्या करता है, फाइंड करता है उस काम को करने का बेस्ट तरीका। राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि भले वो रॉ मटेरियल खरीदने से हो, फिर उस पर काम करने से हो, टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। इन सारे काम करने को एक बेस्ट तरीका होता है। मेथड स्टडी इसी चीज़ को फाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिज़ाइनिंग अ कार। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक यूट्यूब लिंक शेयर भी किया है, मैं आपको आगे इसको कमेंट बॉक्स में दे भी दूंगा। डिज़ाइनिंग अ कार, फॉर एग्जाम्पल, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, कैसे स्टार्ट होगा, मशीन्स कहाँ रखी जाएंगी, रोबोट्स जो उन कार की डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं वो कैसे प्लेस होंगे, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है मेथड स्टडी का। इसको साइंटिफिकली कंपनीज करती हैं। इस लिंक में देखिएगा, डिज़ाइनिंग ऑफ कार बहुत ही अच्छा समझाया हुआ है कि कैसे होता है, छोटा सा वीडियो है, इसको देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। क्लास स्टूडेंट्स, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट्स। मोशन स्टडी क्या करता है, इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशंस विच आर अंडरटेकिंग वाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। हम कोई भी काम करते हैं तो हम मूवमेंट्स करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ को उठाने में हो, रखने में हो, बैठने में हो, या काम करते वक्त हमारी पोजीशंस में हो। टेलर ने क्या कहा, टेलर ने कहा अननेसेसरी मूवमेंट्स आर सॉट टू बी एलिमिनेटेड। हमें अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाना चाहिए। क्या होगा इससे टाइम टू कंप्लीट द जॉब कम होगा, यानी कि इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब, और जॉब कैसे होगा, एफिशिएंटली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है टेलर ने टाइम स्टडी का। व्हाट इज टाइम स्टडी? इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। टेलर ने कहा किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता है कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और इसको एनसीईआरटी में ये वाला एग्जांपल दिया है इसलिए मैं इसको ही ले रहा हूँ, आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई एक वर्कर है, उसको स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है एक बॉक्स बनाने में 20 मिनट का, तो 1 घंटे में वो कितने बॉक्स बना लेगा? 3। जी ठीक है। अब मान लीजिए टोटल 8 घंटे की शिफ्ट है, उसमें 1 घंटा रेस्ट है, यानी कि वो वर्कर कितने घंटे काम कर रहा है? 7 घंटे। अब मुझे बताइए टोटल बॉक्स वो एक दिन में कितने बना लेगा? जी हाँ ठीक है, 1 घंटे में 3 थे तो 7 घंटे में 21 बॉक्स बना लेगा। यानी कि एक स्टैंडर्ड तय हो गया है कि एक दिन में एक लेबर 21 बॉक्स बना लेगा। अब कंपनी के पास जितना ऑर्डर आएगा या जितनी उनको प्रोडक्टिविटी करनी है उस हिसाब से वो अपने लेबर्स को रख लेंगे। साथ ही साथ उनका कितना स्टैंडर्ड वेज देना है काम करने का पर बॉक्स, वो भी तय किया जा सकता है। आप देखिए, उसको मैंने लिखा भी हुआ है, दिस स्टडी हेल्प्स इन डिसाइडिंग स्टैंडर्ड वेजेस, कितना वेज देना है पर बॉक्स पर वर्कर,
नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, कितने वर्कर्स चाहिए होंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, और इंसेंटिव, सूटेबल इंसेंटिव्स, काम करने के उनको क्या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उसको डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है टाइम स्टडी। आगे बढ़ते हैं। फटीग स्टडी। स्टूडेंट्स, किसी भी काम को करने के लिए हम जब काम करते हैं तो उसमें मेंटल और फिजिकल वर्क लगता है। अब जब मेंटल और फिजिकल वर्क लगा है तो टायर्ड भी होंगे। अब टायर्ड हुए हैं तो रेस्ट भी चाहिए। आप अपने मोबाइल का एग्जांपल देख लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये जो एम्प्लॉय है, ये मोबाइल है, आप इसको दिन भर यूज़ करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है काम करने की ज़्यादा होगी तो टायर्ड तो होगा, यानी कि बैटरी डाउन होगी ही होगी। अब उसको प्रॉपर चार्जिंग चाहिए। सिमिलरली टेलर ने क्या कहा, फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। कितना और कितना, मतलब यहाँ पे टाइम कितना होना चाहिए रेस्ट का और कितनी बार रेस्ट होना चाहिए किसी काम को करते वक्त, ये फटीग स्टडी करती है। स्टूडेंट्स, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि एक बड़ा प्लांट है जहाँ पर 24 घंटे काम होता है। 3 शिफ्ट बना दी गई 8 घंटे ईच की। अब एक शिफ्ट में वर्कर काम भी कर रहा है 8 घंटे का, तो वो लगातार 8 घंटे तो काम करेगा नहीं, बीच में भी उसको पॉज यानी कि इंटरवल ब्रेक मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो फॉर दिस टेलर सजेस्टेड दैट इफ फ्रीक्वेंट रेस्ट इंटरवल्स आर प्रोवाइडेड टू वर्कर्स, अगर हम रेस्ट इंटरवल्स टाइमली देते रहेंगे वर्कर्स को, क्या होगा, दे विल फील मेंटली एंड फिजिकली रिफ्रेश्ड एंड देयर फंक्शनिंग विल बी मोर एफिशिएंट। इसका एग्जांपल आप एक बार अपने आपको भी देख लीजिए, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है लगातार सारे पीरियड होते हैं, बीच में क्या आता है आपका रिसेस पीरियड, यानी कि रिसेस पीरियड मीन्स इंटरवल पीरियड, आप जिसमें रेस्ट करते हैं और आप फिर से तरोताज़ा होकर अपनी बाकी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है। हम देख लेते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट टेक्निक, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, इसका नाम देखिए क्या है, डिफरेंशियल यानी कि डिफरेंट, पीस वेज सिस्टम यानी कि वेज सिस्टम डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड to extract more output from efficient workers and to encourage the inefficient ones to produce more. This technique differentiates between the payment made to the workers on the basis of their performance. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो बातें हुई, एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स, आपने दो वर्ड्स पढ़े यहाँ पर। अब दूसरे वर्ड्स आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, पहला हो गया एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स, दूसरा हो गया यहाँ पर वेज रेट, यानी कि दोनों को जो वेजेस मिलेंगे वो उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलेंगे। अब यहाँ पे टेलर ने दो बातें कहीं, अगेन दो बातें मीन्स दो वेज रेट तय किए गए, एक हाई वेज रेट और एक लो वेज रेट। इसके आगे लिखा है और आप समझ भी जाएंगे, इफ़ अ वर्कर प्रोड्यूस मोर देन अ सर्टेन नंबर ऑफ पीसेस, यानी कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट था, अगर वर्कर उतना या उससे ज़्यादा बना लेता है तो उसको कितना वेज रेट दिया जाएगा, ऑब्वियसली बात है हाई वेज रेट दिया जाएगा, है ना। और जिसने उस स्टैंडर्ड आउटपुट से, यानी कि जिस वर्कर ने उस स्टैंडर्ड आउटपुट से कम बनाया है, उसको वेज रेट लोअर दिया जाएगा। इसको देख से क्या होगा, जिसने अच्छा काम किया है उसको एफिशिएंसी के लिए उसका रिवॉर्ड मिला, उसको हायर वेज रेट मिला। जिसने एफिशिएंटली काम नहीं किया है, टारगेट पूरा नहीं किया है, उसको लो वेज देने से क्या हुआ, उसको एक टाइप से उसको परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया गया है। ये कॉन्सेप्ट था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का। तो अब टाइम आ गया है टेस्ट योरसेल्फ का। क्वेश्चन आपके सामने है, इससे पहले मैं आपको कोई एक रिकैप करा देता हूँ आज के टॉपिक का, आप इसको सोचिएगा। आज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा, उसमें हमने टेक्निक्स जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए देखे। फंक्शनल फोरमैनशिप पहला, दूसरा हमने पढ़ा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरा वर्क स्टडी पढ़ा जिसमें इंक्लूड होता था मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, और फोर्थ लास्ट हमने पढ़ा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स।
टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ डैश एंड डैश फंक्शंस अंडर फंक्शनल फोरमैनशिप। पहला टेक्निक था, उसी का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सोचिएगा। दूसरा क्वेश्चन है एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट्स वाइल वर्किंग वॉज स्टेटेड इन विच स्टडी बाय टेलर। MCQ है, टाइम स्टडी, इमोशनल स्टडी, मेथड स्टडी या नन ऑफ दीज। करना क्या है आपको, सारे आंसर्स को नोट्स कॉपी में लिख लेना है डे वाइज। सॉल्यूशंस आपको सबसे एंड वीडियो जब खत्म हो जाएगा चैप्टर तब मिलेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।